Hello everyone. Now I welcome to all of you. In last class I was discussing about the some rules of active and passive voice, जिसमें मैंने assertive, interrogative and imperative के कुछ sentences मैंने आपको explain किया था. आज की क्लास में कुछ स्पेशल रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. ऐसे कुछ क्वेश्चंस इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए स्पेशल रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. स्पेशल रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कभी कभी इंफिनिटिव फॉर्म में आ जाते हैं या कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसके बारे में आज हम देखेंगे. ठीक है. तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है. मोस्टली हम क्या करते हैं, यदि कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम सब्जेक्ट के प्लेस पे राइट करते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. यदि हमें इसको पैसिव वॉइस बनाना होता है तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा ही है और ऑब्जेक्ट हमारा आर लेटर दिया हुआ है. तो इसको जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आर लेटर को आप सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करते हैं. आर लेटर अकॉर्डिंग टू टेंस आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. आर लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. रिटन बाय हिम. मोस्टली हम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस जो होगा हिम, वो हम राइट कर देते हैं. बट कुछ केसेस में ऐसा होता है जब यहाँ पर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है तो उसको हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करने की नीड नहीं होती है. उसको हम ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं. तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरीके से यदि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो कैसे उसको हम बनाएंगे. तो इस रूल को नोट कर लीजिए आप लोग. यदि कभी सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन कौन से वर्ड दिए होंगे, समवन आ जाए, समवन दिया हो, समबॉडी दिया हो, समथिंग दिया हो, वन दिया हो, नन दिया हो, नोबडी दिया हो, somebody, nobody, nothing दिया हो. ठीक है. तो यदि etc ये कुछ ऐसे वर्ड सब्जेक्ट के प्लेस पर दिए हुए हैं, मींस someone है, somebody है, something है, one है, none है, nobody है, nothing है, etc. तो ऐसे वर्ड जब कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर दिए होते हैं तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बाई का यूज करके इन वर्ड्स को राइट करने की नीड नहीं होती है. मींस if you want to change such type sentences from active to passive voice there is no need to mention these words at place of object. okay, means आप केवल help subject जो आपका न्यू सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आप ऐसे सेंटेंस फॉर्म करके उसको लेफ्ट कर सकते हैं. तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से सेंटेंस को देखते हैं. जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, someone has stolen my book. someone has stolen my book. अब इस सेंटेंस में देखिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, समवन है, ऑब्जेक्ट क्या है, माय बुक है, और हेल्पिंग वर्ब हैज है, मेन वर्ब क्या गिवन है, स्टोलन गिवन है. तो इससे पता चलता है कि हैज से हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें इन्फॉर्म करता है कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट. तो हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा, माय बुक बनेगा. तो समवन के प्लेस पर सबसे पहले हम राइट करेंगे माय बुक. ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस की है ऐसे सेंटेंसेस की. तो माय बुक, अब माय बुक है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आप हैज बीन का यूज करेंगे या हैव बीन का यूज करेंगे. तो माय बुक के साथ हमेशा हमें सिंगुलर का यूज करना है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है. माय बुक, माय हैज बीन, माय बुक हैज बीन
आप क्या करेंगे, स्टोलन की थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होती है। माई बुक हैज बीन स्टोलन। अब देखिए यहाँ पर हमें बाय समवन लिखने की कोई नीड नहीं है। जब कभी ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माय बुक हैज बीन स्टोलन, मेरी बुक चुरा ली गई है। यहाँ कह रहा था किसी ने मेरी बुक चुरा ली है, ये नहीं पता है किसने मेरी बुक चुरा ली है, तो हम किसको कह दें कि माय बुक हैज बीन स्टोलन बाय राम, बाय श्याम, ना बाय राधा। तो ऐसा कुछ नहीं पता है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डेफिनिट है ही नहीं, निश्चित है ही नहीं किसने ये काम किया है, तो इसलिए हमें समवन को राइट करने की नीड नहीं है। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है क्यों नहीं लिखने की नीड है, क्यों नहीं लिखेंगे, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि समवन है, इससे ये हमें इन्फॉर्म करता है कि कार्य किसके द्वारा हुआ है, ये डेफिनेट नहीं है, किसी ने किया, बट किसने किया इट इज नॉट कंफर्म। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर बाय लगा के सब्जेक्ट राइट नहीं करेंगे, आप इजीली ऐसे ही सेंटेंस को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, अक्सर पूछा जाने वाला सेंटेंस पेपर में। ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, ये कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है और आपके एग्जाम में अक्सर ये सेंटेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या गिवन है, अभी मैंने रूल लिखवाया था कि हाँ समवन आ जाए, समबडी, समथिंग, वन, नन, तो देखिए यहाँ वन आ गया है। ठीक है, तो जब वन आ गया है, वन क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, निश्चित नहीं है, वन शुड, हर एक को चाहिए अपना वादा पूरा करना, तो निश्चित नहीं है कि किसको चाहिए, सभी को चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट हमारा क्या है। अब यदि आप वंस प्रॉमिस कर देंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको क्या लिखना है, प्रॉमिसेस, शुड बी केप्ट। बस आसानी से आपका सेंटेंस बन गया, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, ऐसे आप सेंटेंस को राइट कर सकते हैं। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यदि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है तो उसे आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं इसका। nobody appreciates sins, nobody appreciates sins, कोई भी पापों की प्रशंसा नहीं करता है, कोई भी पापों को अप्रिशिएट नहीं करता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंस है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो कैसे बनाएंगे आप इसको, सिंस को राइट करेंगे आप सब्जेक्ट के प्लेस पर, सिंस सिंगुलर तो नहीं है, आप हेल्पिंग वर्ब इज नहीं लगा सकते, यहाँ पर प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, आर का, सिंस आर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अप्रिशिएट, तो सिंस आर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर नोबडी दिया हुआ है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सिंस आर नॉट अप्रिशिएटेड, नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है, अब आगे नीड नहीं है आपकी, आप सब्जेक्ट को वहां पर राइट करें, सिंस आर नॉट अप्रिशिएटेड, आप इजीली ऐसे सेंटेंस को राइट कर लेंगे। तो आई थिंक अब ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है तो उसको हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करने की नीड नहीं होती है। आई थिंक अब बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। ये था आपका फर्स्ट रूल, स्पेशल रूल का ये फर्स्ट रूल था कि ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करेंगे। ओके, अब रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
रूल नंबर नेक्स्ट क्या होता है कि जब कभी किसी सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, हमें ये ध्यान रखना होगा यदि कोई सेंटेंस गिवन है उसको हमें पैसिव बनाना है, यदि उसमें कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो आप उसको पैसिव बनाते समय उसमें बी फॉर्म का यूज करेंगे। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि कब हम बी का यूज करेंगे। जो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब की मैंने कभी आपको एक्सप्लेन किया होगा कि टू पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, तो ये जो वर्ब्स है ये क्या कहलाती हैं? मॉडल कहलाती हैं। तो यदि कोई मॉडल वर्ब्स है मीन शैल, शुड है, विल, वुड है, कैन, कुड है, तो आप हमेशा क्या करेंगे? इनके बाद बी का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से। आप रूल नोट भी कर सकते हैं कि वी शुड यूज बी आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यदि कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है, तो उसके बाद पैसिव बनाते समय किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं, तब हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो अब सेम सेंटेंस वही है, बस यहाँ पर क्या आ गया है? कैन आ गया है, मींस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम राइट करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय, ही किसमें चेंज हो जाएगा? सारे वही रूल्स हैं, सारे वही नियम हैं। जैसा हम पहले सिंपल सेंटेंसेस को बनाते थे वैसे भी इस सेंटेंस को भी बनाएंगे। बट ध्यान रखना है हमें कि जहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा उसके बाद हम किसका यूज कर देंगे? बी का यूज कर देंगे, अदरवाइज हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब कैन आएगा, मे आएगा, मस्ट आएगा, शैल आएगा, विल आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा, तो उसके बाद आप किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर। देखिए आई मस्ट हेल्प, मुझे अवश्य चाहिए मदद करना, द पुअर। यहाँ पर एक रूल समझ लीजिए, यहाँ पे आ गया है द पुअर का यूज। जब कभी किसी सेंटेंस में द पुअर आ जाता है तो वो प्लूरल ऑफ पुअर होता है। यदि कोई कहे गरीब, आपसे कोई पूछता है कि पुअर का प्लूरल क्या होता है, यदि आप लिख देंगे पुअर्स तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होता है। पुअर मीन्स होता है गरीब, और जब हम इसको द पुअर नोट कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। ये आप ध्यान रखिएगा, गरीब लोग। द पुअर क्या होता है? गरीब लोग होता है। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब होता है। ठीक है, ऐसे सेम रिच मीन्स क्या होता है? अमीर होता है, और जब हम इसको लिख देते हैं द रिच तो इसका मतलब हो जाता है अमीर लोग। तो यहाँ पर आप द पुअर का मतलब क्या रखेंगे? गरीबों से। तो आई मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब सेंटेंस में क्या गिवन है? हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है? मस्ट गिवन है। मस्ट क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है? अभी मैंने बताया था कि मस्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। तो जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा यहाँ पर तो उसके बाद हमेशा बी का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हमारा बनेगा? द पुअर। हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी। तो आई थिंक ऐसे सेंटेंसेस अब यदि आ जाते हैं आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, तो आसानी से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, आसानी से आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रूल और एक्सप्लेन कर देते हैं अगली क्लास में, स्पेशल रूल्स नहीं। और अभी इसके बाद जो और रूल्स बचे हैं, अभी मैंने आप लोगों को आई थिंक असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस एक्सप्लेन करना है और ऑपरेटिव सेंटेंस।
तो एक्सक्लेमेटरी में तो कुछ भी नहीं होता है, बस जनरल से एक दो सेंटेंस 3 सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्लेन कर देंगे। बट ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस हमें देखने होंगे जो शायद आप लोगों के लिए बिल्कुल नया भी होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो कुछ एक रूल देखते हैं स्पेशल रूल्स में, उसके बाद डिस्कस करते हैं अलग रूल। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको एक्टिव से पैसिव जब हमें बनाना होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाती है। तो वहां पर हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इन्फिनेटिव फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में कैसे यूज करें। तो वहां पर कौन सा रूल फॉलो करेंगे ये हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें कोई इन्फिनेटिव आ गया है, टू गो आ गया है, टू रीड आ गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है आई एम टू राइट अ बुक। देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ, आई एम टू राइट। अब ये तो इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव के साथ कभी भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। यदि सेंटेंस को हम बनाएं आ बुक, ध्यान से समझिएगा इसको, यदि आप ऐसे बनाते हैं तो आपका सेंटेंस सही होगा या गलत होगा इसको समझिएगा। आई के साथ एम था, आ बुक के साथ क्या हो गया, इज हो गया। आ बुक इज टू रिटन, आ बुक इज टू रिटन बाय मी। अब देखिए ये सेंटेंस बताइए आप राइट है या रॉन्ग है। आ बुक इज टू रिटन, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया आ बुक, फिर आई के साथ एम था तो इज हो गया, प्लस टू राइट था टू रिटन लिख दिया बाय मी। तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है या रॉन्ग। क्या कभी टू रिटन लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नए इन्फिनेटिव को क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस वर्ब को फ्री करके फिर हम इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। तो फिर से देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। आ बुक को हम राइट करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, आ बुक, आ बुक के साथ किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आ बुक इज, अब यहाँ पर टू राइट है, तो जब इस फॉर्म में मींस कभी भी इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाती है तो इसके लिए आपको नया इन्फिनेटिव बनाना होगा जिसको आप राइट करेंगे टू बी। ठीक है, ये टू बी आप यूज करके फिर राइट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो सकता है टू बी रिटन, टू बी रिटन बाय। अब हम नोट कर सकते हैं मी। तो अब हमारा ये सेंटेंस राइट हुआ, आ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। तो ऐसे सेंटेंस यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से ऐसा रूल फॉलो करके चेंज कर सकते हैं। क्या करना है, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कोई इन्फिनेटिव फॉर्म तो नहीं दी हुई है। यदि इन्फिनेटिव फॉर्म दी हुई है तो आप उसको क्या करेंगे, टू बी राइट करेंगे, फिर उसके बाद राइट जो भी वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म राइट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, जो भी प्रीपोजिशन होगा उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं इसके माध्यम से कि कैसे उसको बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा उसे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है he is to read the उपनिषद। देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल सोचिए, वही सेम रूल दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या है, टू रीड इन्फिनेटिव आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द उपनिषद है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, द उपनिषद को सबसे पहले राइट करेंगे, द उपनिषद। अब क्या करना है, द उपनिषद के लिए आप किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ये आर का या एम का, तो इसका जाहिर सी बात हम इसका यूज करेंगे। फिर यहाँ टू रीड गिवन है तो न्यू इन्फिनेटिव हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे टू बी, तो द उपनिषद इज टू बी रेड। आप ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको, ये कोई कंफ्यूजन है, रीड मींस पढ़ना होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन रीड होता है, सेकेंड फॉर्म को रेड पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ते हैं, बट स्पेलिंग क्या होती है इसकी, सेम ही होती है, रेड और रेड। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, बट प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाता है। इसको रीड बोलेंगे, इसको रेड बोलेंगे, इसको रेड बोलेंगे। ये कोई डाउट है तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। द उपनिषद इज टू बी रेड बाय हिम।
तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ स्पेशल रूल्स मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेन किया, और आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करें। लर्न विद अशोक सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। देखिए, आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो आपका भला हुआ। तो यदि आप किसी को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो दूसरा भी पढ़ेगा तो उसका भी भला होगा, मतलब आपको भी उसका पुण्य मिलेगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो यदि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।